सो हेलो गाइस, दिस इज देवेंद्र मिश्रा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सारथी। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक से अकाउंटिंग टर्म्स को समझा था। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और अकाउंटिंग के टर्म्स हैं जिन्हें हम समझेंगे। तो जो सबसे हमारा पहला टर्म है शेयर है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शेयर का क्या मतलब होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि टाटा मोटर्स का शेयर 600 रुपये का चल रहा है, यस बैंक का शेयर 18 रुपये का चल रहा है, कोटक महिंद्रा का 1800 रुपये का शेयर चल रहा है। एक कंपनी की शेयर कैपिटल 600 करोड़ रुपए है, उसके डायरेक्टर के पास 50% शेयर्स हैं। तो शेयर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। तो शेयर को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, ताकि समझने में आसानी हो। तो मान लो 5 दोस्त हैं, ठीक है। किशन, गिल, राहुल, अय्यर एंड सूर्या, ठीक है। ये 5 दोस्त हैं। इन 5 दोस्तों को इन्हें क्रिकेट खेलना रहता है, तो एक बल्ले की जरूरत है, एक बैट खरीदना था, ठीक है। वो बैट का कॉस्ट था मान लो 1000 रुपये। क्रिकेट खेलने के लिए बैट जरूरी है, तो बैट नहीं था, तो बैट खरीदना था जो 1000 रुपये का मिल रहा था, ठीक है, 1000 रुपये। अब क्या था कि इन सब में बड़ा था राहुल। तो राहुल ने कहा कि मैं 600 रुपये दे देता हूँ, 600 रुपये दे देता हूँ मैं, आप लोग 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दो। किशन ने, गिल ने, अय्यर ने एंड सूर्या ने 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दी। तो अब इनके पास बल्ला आ गया। बट राहुल ने सबसे ज़्यादा पैसे लगाए थे, तो मैच खत्म होने के बाद राहुल बैट को खुद ले जाता था, क्योंकि राहुल ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। ऑब्वियसली जो ज़्यादा पैसा लगाता है, जिसका बैट होता है, वही तो ले जाता है। तो क्रिकेट खेलने के बाद राहुल बैट को घर में ले जाता था, ठीक है। इस एग्जाम्पल को समझ लिया हमने। अब आते हैं कंपनी पे। मान लो एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अच्छा, इस एग्जांपल में एक चीज़ ध्यान रखना कि मान लो सबके पास 100 रुपए की नोट थी, ठीक है। सबके पास मान के चलते हैं कि 100 रुपए की नोट थी। किशन ने 100 रुपए की नोट दी, गिल ने 100 रुपए की नोट दी, राहुल ने 600 रुपये लगाए तो 6 नोट दी 100 रुपये की, अय्यर ने 100 रुपये की नोट दी, सूर्या ने 100 रुपये की नोट दी। टोटल 1000 रुपये ऐसे हो गए, ठीक है। अब मान के चलते कि 100 रुपये की नोट थी सबके पास, ठीक है। अब कंपनी को एक स्टार्ट करने के लिए मान लो 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए अगर हम 100 रुपये की नोट्स में काउंट करें तो कितनी नोट चाहिए होगी 100 रुपये की? 1000 नोट चाहिए होगी 100 रुपये की। अब मान लो यही 5 बंदे थे। कौन कौन? किशन, गिल, राहुल, अय्यर एंड सूर्या, ठीक है। अब ये जो कंपनी इन्हीं 5 बंदों को स्टार्ट करनी थी, इन्हीं 5 दोस्तों को स्टार्ट करनी थी, और फिर से सबके पास 100 रुपये की नोट है। ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। 100 रुपये की नोट है। अब राहुल बड़े भैया थे, तो राहुल ने फिर से बोला कि यार मैं 60,000 लगा देता हूँ, कंपनी स्टार्ट करनी है तो मैं 60,000 लगा देता हूँ, मेरे पास है पैसे, आप लोग 10,000 रुपये लगा दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, राहुल ने कितनी नोट्स थी ये ध्यान रखते हैं। 60,000 के लिए 600 नोट्स दी। किशन ने कितनी नोट दी? 100। 10,000 रुपये लगाएंगे ना। 60,000 अगर राहुल लगा रहा है तो बाकी 10,000 रुपये ही तो लगाएंगे। तो किशन ने 10,000, गिल ने 100 नोट दी, अय्यर ने 100 नोट दी एंड सूर्या ने भी 100 नोट दी, ठीक है। ये समझ में आया हमें। ओवरऑल कितना हुआ? किशन ने 10,000 रुपये, गिल ने 10,000 रुपये, राहुल ने 60,000 रुपये, अय्यर ने 10,000 रुपये एंड सूर्या ने 10,000 रुपये लगाए। टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपये।
ठीक है। अब नोट वर्ड को हटा देते हैं कि 100 रुपए की जो नोट थी, 100 रुपए की जो नोट थी, नोट को हटा देते हैं। नोट की जगह हम लिख देते हैं यूनिट्स, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा कि शेयर क्या है उसको समझने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। नोट की जगह हम लिख देते हैं यूनिट्स को, ठीक है। हजार यूनिट्स, ठीक है, 100 रुपए की 1000 यूनिट्स। आप एग्जांपल माइंड में लेके चलना कि वो 100 रुपए की 1000 नोट ही थी। मैं यूनिट बोल रहा हूँ, नोट की जगह यूनिट वर्ड यूज कर रहा हूँ। किशन के पास इस 1000 यूनिट्स में किशन के कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स हैं, क्योंकि उसने 100 नोट दी थी 100 रुपए की, 100 यूनिट है। गिल के पास 100 यूनिट है, राहुल के पास 600 यूनिट्स हैं, अय्यर के पास 100 यूनिट्स हैं, सूर्या के 100 यूनिट्स है इस 1000 यूनिट्स में। हमने क्या किया, फिर समझते। कैपिटल को टुकड़ों में बांट दिया, एक फिक्स वैल्यू के टुकड़ों में बांट दिया कैपिटल को, ठीक है। कितने टुकड़ों में बांटा? हमने 1000 यूनिट्स में बांटा, और वो जो फिक्स वैल्यू थी वो कितनी थी? 100 रुपये। कैपिटल ही है जो बट गई है, डिवाइड हो गई है, ठीक है, छोटे पोर्शंस में। अब इस 1000 यूनिट्स में किशन के पास 100 यूनिट्स है, गिल की 100 यूनिट्स है, राहुल के 600 यूनिट्स है, अय्यर के 100 यूनिट्स है, सूर्या के 100 यूनिट्स। ये यूनिट ही तो शेयर हैं। कैपिटल टुकड़ों में डिवाइड हो गई एक फिक्स वैल्यू की, वो टुकड़े क्या है? वो शेयर ही तो हैं। अब मैं शेयर लिखूंगा यूनिट की जगह, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आना चाहिए। शेयर्स, 1 लाख रुपए की कैपिटल को, कैपिटल मतलब जो पैसा लग रहा था कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, हमने 1 लाख रुपए थे, उसे हमने यूनिट्स में बांट दिया। यूनिट क्या है? शेयर है, यूनिट ही शेयर है, ठीक है। 1000 शेयर हो गए, 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू थी जो। अब फिर से समझते हैं कि इस 1000 शेयर किसके किसके हैं, 1000 शेयर किसके किसके हैं, ठीक है। अब वो 100 रुपए का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, वो याद माइंड में रहेगा तभी हमें समझ में आसानी से रहेगा। तो 100 शेयर किशन के हैं, 100 नोट शेयर किशन के थे ना, उसने 100 नोट दिए 100 रुपए वाली, 10,000 रुपये, तो 100 नोट किशन के थे, ठीक है। गिल के 100 शेयर, राहुल के 600 शेयर क्योंकि 60,000 लगाया, अय्यर के 100 शेयर, सूर्या के 100 शेयर। तो शेयर क्या है? शेयर कुछ नहीं है। कंपनी को जो कैपिटल होती है, जो पैसा लगता है कैपिटल को कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसे हमने यूनिट्स में बांट दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। अब उन टुकड़ों के थ्रू पैसे लगाएंगे, जो भी बंदे कंपनी स्टार्ट करेंगे उन टुकड़ों के थ्रू लगाएंगे। हमने क्या एग्जांपल लिया था? 100 रुपए की नोट, 1000 नोट, 100 रुपए की एक नोट। राहुल ने 600 नोट दिए थे, बाकियों ने 100 नोट दिए। 60,000 राहुल ने लगाए, 10,000 बाकी लोगों ने लगाए, ठीक है। अब एक चीज समझते, ठीक है। इस 1000 शेयर में राहुल के कितने शेयर है? 600। कितने परसेंट है राहुल के पास? शेयर की परसेंटेज निकाले थे, ठीक है। कितने परसेंट शेयर है? 60% शेयर है। 600,000 के शेयर में 600 राहुल के, बाकियों के पास कितना है? 10%। 1000 के में 100 शेयर है इनके ना, 10%। अच्छा अब समझना, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 1 लाख रुपए लगा के, तो वो बिजनेस आपका हुआ, आप ओनर हुए। सेम वे 5 बंदों को स्टार्ट करना था, तो 5 बंदों के पास भी तो ओनरशिप ही है। वो कंपनी भी उन 5 बंदों के थ्रू ही तो चलेगी। 5 बंदे क्या है? ओनर हैं, पांचों के पास। अब उस एग्जांपल में चलते, ठीक है। राहुल ने 600 रुपए लगाए थे बैट खरीदने के लिए, तो राहुल बल्ला घर ले जाता था। राहुल बल्ला घर ले जाता क्योंकि मोटा पैसा उसका लगा था, तो क्रिकेट खेलने के बाद वो बल्ला घर ले जाता था। सेम वे यहाँ पे राहुल के पास कितने शेयर है, कितने परसेंट शेयर है? 60%। तो कंपनी में किसकी चलेगी? सोच के देखो, 1 लाख रुपए चाहिए थे, इसमें 60,000 राहुल ने लगाए,
तो कंपनी में किसकी चलेगी? राहुल की ही तो चलेगी, क्योंकि राहुल के पास एक तरह से कह सकते हैं कि 100% ओनरशिप 1 लाख रुपए में है। 60,000 राहुल ने लगाए, तो 60% ओनरशिप किसके पास है? 1000 में 600 शेयर किसके पास है? राहुल के पास है। तो राहुल के पास 60% ओनरशिप है। इतना समझ में आ गया था ना कि ओनर है ये पांचों, क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपए लगाओगे तो आप उस बिजनेस के आप ओनर हुए, तो 1 लाख रुपए 5 बंदों ने लगाया तो 5 बंदे ओनर हैं। ओनरशिप डिफर कर रही है, क्यों? क्योंकि पैसा अलग अलग, पैसा किसी ने कम लगाया, किसी ने ज़्यादा लगाया। जैसे बैट में राहुल ने 600 लगाए थे, बाकियों ने 100 रुपए लगाए थे, तो बल्ला घर कौन ले जाता था? बल्ले में किसकी चलती थी? राहुल की चलती थी। सेम वे 60% शेयर जो हैं 1000 में 600 शेयर राहुल के पास थे, तो ओनरशिप किसके पास है? ज़्यादा राहुल के पास है 60% की। कंपनी में किसकी चलेगी? राहुल की चलेगी। कोई भी डिसीजन होगा तो ज़्यादा महत्व किसको देंगे? राहुल को देंगे, क्योंकि राहुल का 60,000 रुपये लगा है। ये बात बहुत आसान थी, हमें समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये बल्ला वाला, तो सब ईजी लगेगा। अब आप किसी कंपनी के बारे में सुनोगे ना कि उसकी किसी के पास 600 शेयर है, तो समझ जाना कि वो कैपिटल में उसका पोर्शन है उस 600, उस कैपिटल, एक कैपिटल डिवाइड होगी कुछ शेयर्स में, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। वो जो शेयर है उसमें उसके पास 600 शेयर है। बस इतना समझ के चलना, हमें इस तरह से समझनी है चीज़ों को, ठीक है। अब ये डिफिनीशन में एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, ताकि और आसानी हो जाए। शेयर, ठीक है, कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कैपिटल जो 1 लाख रुपए थी, वो ध्यान नहीं रखते चलना, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शंस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, 1 लाख रुपए छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड हुई, वो क्या हो गया? वो शेयर हो गया। यहाँ भी मैंने एग्जांपल लिखा है। कैपिटल मान लो 1 लाख, सेम एग्जांपल। 1000 यूनिट 100 रुपये के, सेम एग्जांपल। हमने कैपिटल को टुकड़े में बांट दिया, 1000 टुकड़ों में, 100 रुपये का एक टुकड़ा, ठीक है। वो 1000 यूनिट्स क्या है? वो कुछ नहीं है, शेयर ही तो है। तो क्या कह सकते हैं हम? कंपनी के पास 1000 शेयर है 100 रुपये के। वो एग्जांपल याद में रखते चलना, ठीक है। सेम वे 5 बंदों के पास, हमारी एग्जांपल 5 बंदों के पास थी, 5 दोस्तों के पास थी वो 24 शेयर थे टोटल कंपनी के। सेम वे यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मान लो इक्वल रेशियो में, मान लो वो सारे 5 दोस्त जो थे, राहुल, अय्यर, गिल, सूर्या और कौन था? किशन था, ठीक है। तो इन 5 बंदों मान लो इक्वल पैसा लगाते, 20-20 हज़ार रुपये लगाते 1 लाख रुपए के लिए, तो क्या होता? सबके पास कितने शेयर होते? 200 रुपये शेयर होते। यहाँ पे ये लिखा है 5% 1000 शेयर को इक्वल रेशियो में मान लो होल्ड करते हैं, ठीक है। कैपिटल कितनी होगी? हर बंदा कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 20,000 रुपये। जैसे मैंने बताया कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, 1 लाख रुपए लगा, आप ओनर हुए, वैसे 5 बंदे स्टार्ट करें तो 5 बंदों के पास ओनरशिप रहेगी। यहाँ ये लिखा है कि शेयर जो है, किसी के पास अगर शेयर है तो ओनरशिप है कंपनी की। हमारा एग्जांपल याद करके चलना। किशन के पास 100 शेयर थे, 1 लाख में 10,000 किशन के थे, तो 10% ओनरशिप किसकी थी? किशन की थी, ठीक है। शेयर अभी आसानी से समझ में आ गया हमें, बस वो एग्जाम्पल ध्यान में रखते चलना, ठीक है। तो हम जब भी शेयर सुनेंगे तो हम घबराएंगे नहीं, अरे ये शेयर क्या होता है ना। हमें समझ में आ गई चीज़ें। शेयर क्या है? क्या है? कैपिटल की, कैपिटल जो है जो कंपनी की, वो डिवाइड हो गई है छोटे छोटे टुकड़ों में, बस वही है, वो टुकड़े खरीदते हैं हम, ठीक है। शेयर होल्डर कौन हुआ? अगला टर्म जो है हमारा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन हुआ? जिसके पास शेयर है, शेयर होल्डर्स, शेयर को होल्ड करने वाला। राहुल के पास 600 शेयर थे, तो राहुल क्या था? शेयर होल्डर था। यहाँ पे भी यही लिखा है, वन हु ओन्स शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। किसी के पास 400 शेयर है, आपने के दोस्त ने बताया यार मेरे पास टाटा मोटर्स के 400 शेयर है, तो क्या हुआ? वो शेयर होल्डर है एक तरह का, वो भी ओनर है, बट वो इतने सारे शेयर हैं टाटा मोटर्स में, तो परसेंटेज निकालोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो अलग मैटर है। बट एक तरह से ओनर वो भी है। तो आप किसी का एक शेयर भी खरीद लेते हो ना, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, वो अलग मैटर है कि ओनर बहुत कम परसेंटेज निकालोगे तो 0.000001 भी नहीं आएगा, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो जिसके पास शेयर है वो कौन हो गया? शेयर होल्डर। अब आती है बात, अगला जो टर्म है हमारा डिविडेंड, ठीक है। अब मान लो
आपने 1 लाख रुपए का एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपये का, ठीक है। आपने क्या किया, प्रॉफिट ले गए। आप घर में खर्च के लिए ज़रूरत थी तो आप 40,000 रुपये ले गए, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट को ले गए, प्रॉफिट ओनर ले गया, ठीक है। मान लो प्रॉफिट को ओनर ने खुद को दे दिया प्रॉफिट, क्योंकि भाई बिजनेस कर रहा है तो खर्चे भी तो होंगे, घर के खर्चे होंगे, पर्सनल खर्चे होंगे, तो प्रॉफिट खुद ले लिया उसने। सेम वे जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी ओनर होते हैं। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। तो कंपनी ने क्या किया कि बांट दिया। मान लो वो जो हमारे एग्जाम्पल में 5 बंदे थे, राहुल, अय्यर गिल, किशन और कौन था, सूर्य, ठीक है। ये 5 बंदे थे, 1 लाख रुपए लगाए उन्होंने। तो प्रॉफिट मान लो वो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, वो कंपनी स्टार्ट कर दी, प्रॉफिट हुआ मान लो अगले साल 50,000 रुपये का। तो 50,000 रुपये उन्होंने आपस में बांट लिए। डिविडेंड क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। वो जो पैसे कंपनी में क्या होता है, वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम डिविडेंड कह देते हैं। 40,000 रुपये जो प्रॉफिट कमाया वो भी तो ओनर का हुआ। जैसे हमने 1 लाख रुपए लगाए, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, 40,000 प्रॉफिट हुआ, खुद ले गए, ओनर ही तो ले गया। तो इस केस में 5 ओनर थे हमारे एग्जाम्पल में, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने सिर्फ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या नाम दे दिया, डिविडेंड। तो अब आप सुनोगे ना कभी कि टाटा मोटर्स ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, 10 रुपये पर शेयर की बात कर रहा हूँ ना, 10 रुपये का डिविडेंड दिया, इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया। तो ये क्या है, वो अपने जो प्रॉफिट हुई वो अपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो प्रॉफिट जो कंपनी कमाएगी वो ओनर का ही तो है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड कहलाएगा कंपनी केस में, ठीक है। अगला टर्म आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, मान लो हमारे एग्जांपल में जो 5 बंदे थे, 1 लाख रुपए लगाया था, प्रॉफिट हुआ मान लो 50,000 रुपये का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसको खुद में डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह हम क्यों ना कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी में ही रखते हैं, कि ताकि हमारी एक्सपेंशन हो सके कंपनी में। तो वो जो प्रॉफिट हुआ उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करने की जगह उन्होंने कंपनी में ही रख लिया। तो वो क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स। वो क्या हो गई, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई। सेम वे यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट्स दैट आर री इन्वेस्टेड इन बिजनेस रादर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। वो क्या हो गई, रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर समझा हमने, कंपनी की कैपिटल यूनिट्स में डिवाइड हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, शेयर। वो जो यूनिट होल्ड करता है उस बंदे को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। अब जो प्रॉफिट हुआ कंपनी का वो डिवाइड हुआ ओनर्स के बीच, शेयर होल्डर्स के बीच, तो उसे क्या नाम दे दिया हमने, डिविडेंड। अब जो प्रॉफिट हुआ हमने उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट ना किया, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का एक्सपेंशन हो, हमने उस प्रॉफिट को रख लिया कंपनी में ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये चारों चीज़ें रिलेटेड है, आप समझ रहे हो ना। हम अगले टर्म में चलते अपने। अगला टर्म है हमारा डिप्रिसिएशन। अगला टर्म है हमारा डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब मान लो एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने कंपनी के लिए एसेट्स खरीदे, अपने पंखा खरीदा, अपने फर्नीचर खरीदे, अपने टेबल वगैरह खरीदे, जो भी है, अपने लैपटॉप खरीदा। अब मान लो अपने लैपटॉप खरीदा तो 40,000 की। अब अगले साल उसकी वैल्यू क्या 40,000 रहेगी। मान लो अगले साल अब बेचने निकले तो क्या 40,000 मिलेंगे आपको, 20,000 मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सेम वे जो फर्नीचर लगाया आपने, जो पंखा खरीदा, उनकी वैल्यू क्या है, सेम थोड़ी रहेगी 1 साल बाद या 2 साल बाद, सेम नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू की गिरावट है उसे नाम देते हैं डिप्रिसिएशन। क्या लिखे इसमें, डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट वेयर एंड टेयर ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर टाइम। घिसना, एसेट का घिसना। आप एक लैपटॉप खरीद के लाए, सोचना, खुद ही सोचना, ठीक है। 1 लाख लैपटॉप खरीद के लाए 40,000 रुपये का, आप उसको यूज मत भी करो, आप रख दो। 1 साल बाद उसको बेचने निकलो, 1 लाख रुपये मिले, सॉरी कितने का, 40,000 के लिए गए, 40,000 रुपये मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, 20,000 से ऊपर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो क्या है, एसेट की वैल्यू हमारी गिरती जाती है, तो उस गिरावट को क्या बोलते हैं हम, डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है।
अगला टर्म हमारा आता है एमोर्टाइजेशन। अच्छा, अभी हमने जो एसेट्स की बात की थी ना, वो टेंजिबल एसेट थे, हमने छू सकते थे, देख सकते थे। अब मान लो हमारे पास कोई इनटेंजिबल एसेट है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इनटेंजिबल एसेट का मीनिंग क्या है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा, ठीक है, मेगा सॉफ्टवेयर। मान लो 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर था, 5 साल के लिए था वो, 5 साल बाद हमें फिर से 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो अब इन एसेट्स में, इन एसेट की वैल्यू, मान लो सॉफ्टवेयर की वैल्यू हर साल गिरेगी तो नहीं। जैसे पंखे की वैल्यू 40,000 थी, तो अगले साल 40,000 ही नहीं रहेगी, गिरेगी वैल्यू, है ना, 30,000, 20,000। सेम वे जो सॉफ्टवेयर खरीद के लाए, उसकी ऐसा तो नहीं कि उसकी वैल्यू गिरेगी। भाई सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर ही रहेगा, काम तो वही करेगा। तो अब हम उसे क्या करते हैं, 5 साल में, 5 साल के लिए खरीद के लाए थे, 5 साल बाद फिर पैसा देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए का हमने उसे 5 साल में डिवाइड कर दिया, और हर साल हम 1 लाख का 5 साल में डिवाइड करेंगे, 20,000 पर ईयर आएगा। तो हम 20,000 रुपये हर साल उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 5वें साल आते आते 0 हो जाएगा और हमें फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो फिर से हमारी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इंटेंजिबल एसेट के केस में हम उन्हें, उनकी वैल्यू गिराते हैं उसके यूजफुल लाइफ में, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसे हम डिप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। डिप्रिसिएशन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं गिर रही है, हम सिर्फ पीरियड में उसकी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, एमोर्टाइज कर रहे हैं। तो ये टर्म क्या आ गया, एमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन क्या है, आप ऐसे याद रखना, डिप्रिसिएशन क्या है, फिजिकल एसेट्स, पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फर्नीचर्स, उनकी वैल्यू तो गिरेगी, हमें दिख रहा है, तो वो डिप्रिसिएशन होगी। बट इंटेंजिबल के केस में वैल्यू गिरेगी नहीं। एक सॉफ्टवेयर जो 40,000 का है, तो अगले साल भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। बस क्या कर रहे हैं हम, यूजफुल लाइफ जो भी थी 5 साल, हम उसे उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो उसे हम क्या नाम दे दिया, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन, द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है। रिडक्शन लिख रहे हैं हम, खुद से नहीं गिर रहा है, ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं। अगला टर्म है हमारा गुडविल। गुडविल, ठीक है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि 2 किराना की दुकान है, ठीक है, किराना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। एक ही जगह पे 2 ग्रोसरी स्टोर है। एक ग्रोसरी स्टोर 10 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था, 10 साल पहले चालू किया था किसी ने, और एक जो स्टोर है ग्रोसरी, वो अभी चालू किया, ठीक ना, 1 साल पहले। दोनों के पास सेम चीज़ें मिलती हैं, उसके पास भी नमक मिलेगा, उसके पास भी नमक मिलेगा, उसके पास भी तेल मिलेगा, उसके पास भी तेल मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, सारे एसेट सेम है, पंखा लगा है उसमें भी, फर्नीचर लगे उसमें भी, सब सेम है। एक 10 साल पुराना है, एक 1 साल पुराना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो माल बिकेगा वो किसका ज़्यादा बिकेगा, अब खुद सोचो। जो बंदा 10 साल से काम कर रहा है, उसने अपना कस्टमर बेस भी तो बना लिया। जो 1 साल वाला बंदा आया, उसके पास थोड़ी आएंगे। जो 10 साल पहले जो बेच रहा था, उसने कस्टमर जो बनाया, उसके जो कस्टमर हैं वो उसी से खरीदेंगे माल। जो नया खुला है उससे नहीं खरीदेंगे। आप देख रहे होगे अपने रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो उसने क्या बनाया, अपनी एक रेप्यूटेशन बना ली, उसने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना ली, उसने अपनी क्या, गुडविल बना ली। गुडविल बना ली मतलब एक अपनी रेप्यूटेशन को बना लिया उसने। अब उसकी सेल ज़्यादा होगी बगल वाले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन है। बट अगर आप फिजिकल एसेट्स की बात करोगे तो सब कुछ सेम है, उसके पास भी वही चीज़ें हैं, उसके पास भी वही चीज़ें हैं। तो आप कहोगे एक कंपनी को मैं 1,000 रुपये में खरीद लूँगा तो उसको भी 1,000 रुपये में खरीद लूँगा, नहीं, उसकी वैल्यू 1,000 रुपये नहीं होगी। उसका कस्टमर बेस भी है, वो आपको 2,000 में अपनी कंपनी बेचेगा, 1,000 रुपये में नहीं बेचेगा। ऐसा समझो, क्या है, उसने अपनी रेप्यूटेशन बना दी। तो गुडविल क्या है कंपनीज के केस में? आप टाटा मोटर सुन रहे हो, मारुति सुजुकी सुन रहे हो, चप्पलों में आप रिलैक्सो सुन रहे हो, ठीक है। तो इस तरह एक ब्रांड बनती है। तो नया बंदा आएगा, उसकी वैल्यू कम होगी, जो पहले से अब मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब फिजिकल चीज़ों के बेस में देखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट आप अगर इस बेसिस पे देखोगे तो एक कंपनी की जो पहले पिछले सालों से काम करता रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो नया है उसकी वैल्यू कम होगी। तो गुडविल क्या है? गुडविल भी हमारा यही है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन और ट्रेड नेम और रेप्यूटेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। इंटेंजिबल एसेट लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो फिजिकल एसेट्स है ना उनकी वैल्यू सेम ही है, बट कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है एक की, क्योंकि उसने अपना कस्टमर बेस बना लिया, उसकी एक रेप्यूटेशन है, उसकी एक ब्रांड है। तो उस
जो एक्स्ट्रा वैल्यू है हम उसे गुडविल कहते हैं, वो हमारी एसेट है। जैसे हम सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते, ठीक है, कॉपीराइट करा लिया हमने, वो भी इंटेंजिबल एसेट है, उसे हम नहीं देख सकते, बट हमने पैसा दिया, ठीक है, उसकी एक वैल्यू है। सेम वे रेप्यूटेशन, गुडविल की भी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आप जब उस बिजनेस को परचेज करोगे ना, इंस्टीड ऑफ नया बिजनेस चालू करने से, तो आपकी सेल्स पहले साल से ही ज़्यादा रहेगी, है ना। आप समझ रहे हो ना इन चीज़ों को। तो गुडविल क्या है? एक रेप्यूटेशन है कंपनी की, जो ओवर द टाइम उसने मेंटेन बिल्ड किया है। वो इंटेंजिबल एसेट है हमारी, क्योंकि फिजिकल एसेट से ज़्यादा वैल्यू है हमारी उस कंपनी की। अगला टर्म आता है ऑडिट। ऑडिट क्या है? अब समझना, ये जो बुक्स बनाती हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, बैलेंस शीट बनाती है, P&L बनाती है कंपनी, ये खुद ही बनाती हैं, अकाउंटिंग खुद ही करते हैं, धंधा खुद ही करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा भी तो दिखा सकते हैं। किसी को क्या पता चलता है? इन्होंने ज़्यादा भी तो दिखा दिया। मान लो सेल हुई 2 लाख रुपए की, इन्होंने दिखा दी 10 लाख रुपए की अपनी बुक्स में, ठीक है। अब ये लोन लेने गए बैंक के पास, ठीक है, कि सर हमें लोन दे दीजिए, हमारी सेल हुई है 10 लाख की, हमारा प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, बट एक्चुअल क्या था? 2 लाख की सेल थी और 50,000 का प्रॉफिट था। इन्होंने क्या बताया कि हमारी 5 लाख की प्रॉफिट है। तो वो बैंक वाला भी सोचेगा यार सही है, हमारा लोन दे देते हैं इसको, लोन वो तो दे ही देगी, बड़ी कंपनी है। बट एक्चुअल में क्या था केस? वो 2 लाख की सेल थी, 50 उसने तो बढ़ा के दिखा दिया। तो जब तक इनकी चेकिंग नहीं होगी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी कंपनीज हैं सब में मैंडेटरी ऑडिट करा दिया है। ऑडिट मतलब एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होगा चीज़ों का, उनकी चेकिंग होगी कि वो जो अपने स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हैं, जो समरी बनाई उन्होंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उसमें जो दिखा रहा है कि इतने की एसेट है हमारी, इतनी हमारी सेल हुई है, इतनी हमारी प्रॉफिट है, तो उसे चेक करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का यही तो काम है कि वो ऑडिट करेंगे कंपनियों का। और सिर्फ, अब ये एक बात ध्यान रखो कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं इस काम को। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा दिया ऑडिट कंपनीज के केस में, ठीक है, कि आप कुछ भी फ्रॉड ना कर सको, कुछ भी चीज़ बढ़ा के ना दिखाओ। तो ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट का मतलब है हमारा सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन पूरी कंपनी का, कंपनीज के क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस के। फाइनेंशियल ये रिकॉर्ड था, मिट गया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, ताकि कुछ भी घपला ना हो, तो ऑडिट कहते हैं, ठीक है। बैड डेट क्या है? आप मान लो आपने, आपका धंधा है, आपने उधार में माल बेचा, ठीक है, एक कस्टमर को उधार में माल बेचा, आपने कहा कि ठीक है 2 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं। उसने भी कहा ठीक है जी मैं आपको 2 महीने बाद दे दूँगा। बट अब क्या हुआ, 2 महीने बाद उसने मना कर दिया कि यार मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हो गया जी, मेरे पास पैसे ना, तो क्या करोगे? रिकवर भी नहीं कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो 10,000 रुपये थे, तो 10,000 रुपये के लिए अब क्या कोर्ट में थोड़ी केस फाइल करोगे कि वो हमारा 10,000 नहीं दे रहा है? तो आपने क्या किया कि नहीं दे रहा है तो ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता रहता है, बहुत सारे कस्टमर है जो पैसे नहीं दे पाते। तब वो जो पैसा नहीं दे पाया, हम उसे क्या कहेंगे? बैड डेट। हमारा जो हमने उधार में माल बेचा था, जो रिकवरी करनी थी, बैड हो गए, तो बैड डेट हो गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड की डेफिनेशन, एन अमाउंट दैट इज अनलाइकली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर एंड इट इज रिटन ऑफ एज अ लॉस। अब ये क्या रिटन ऑफ एज अ लॉस? अब यार वो पैसे देता, हमारा पैसा बढ़ता, ठीक है, इंक्रीज होता, तो पैसा नहीं दे रहा है, तुम्हारे एक तरह से लॉस ही तो हुआ। हमने उसे राइट ऑफ कर दिया कि ठीक है ये हमसे पैसा हमारा नहीं देगा, तुमने बैड डेट कर दिया। एक अकाउंटिंग एंट्री होती है, हमने बैड डेट कर दिया उसका। बैड डेट मतलब क्या है कि एक अमाउंट है जो कि अनसर्टेन है, मतलब रिकवरी नहीं हो पाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि कस्टमर पैसा नहीं दे पाएगा। अगला टर्म उसी का अपोजिट, बैड डेट रिकवर्ड। मान लो उसी केस में हमने माल बेचा था, उसने कहा था 2 महीने बाद दे देंगे जी पैसा, बट उसने 2 महीने बाद बोला कि सर हमारे पास अभी नहीं है, हम नहीं दे पाए। तो कंपनी ने कहा ठीक है 2,000 ये तो बैड डेट कर देते, मतलब राइट ऑफ कर देते हैं इसके अमाउंट। बट 3 महीने बाद वो फिर 4 महीने बाद वो फिर से बंदा आया, क्योंकि उसे माल खरीदना था, तो वो फिर से आया, उसने कहा कि मुझे माल दे दो जी। तो कंपनी वाले ने कहा भाई पुराना पैसा तो दे। तो उसने कहा ठीक है अब पुराना ले लेना है, मेरे पास पैसे, अब मुझे और माल दे दो, अब ये पुराना वाला रख लो पैसा। जो बैड डेट कर दिया था हमने उस समय, वो नहीं दे पाएगा, अब वो रिकवरी हो गई। क्या हो गया? बैड डेट रिकवर्ड। तो अब यहाँ पे यही लिखा है
द अमाउंट दैट इज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जो हमने बैड डेट कर दिया था, वो पैसा नहीं दे पाता किसी रीज़न से, अब उसके पास पैसे आ गए, वो देने आ गए, तो क्या हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गए। ये हमारी इनकम बनेगी। ठीक है, बैड डेट क्या था, हमारा लॉस था, तो खर्चा बना था। क्यों खर्चा बना था? क्योंकि रिकवर नहीं होगा हमारा, तो बैड डेट रिकवर गया, हमारी इनकम बनेगी। ठीक है, बोरोइंग्स, अगला टर्म जो है हमारा बोरोइंग्स, उधार, लोन लेना बोरोइंग्स है। बैंक से लोन लिया, किसी बंदे से लोन लिया, किसी कंपनी से ही लोन ले लिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाना था तो लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखोगे तो उनके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ने आते हो, और बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें बोरोइंग्स नाम से रहेगा, उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर रहेगा बोरोइंग्स, उसमें क्या रहेगा, लोन की अमाउंट रहेगी। तो बोरोइंग्स क्या है? जो भी लोन लिया। बोरोइंग्स रेफर टू द मनी दैट अ कंपनी हैज़ बोरोड फ्रॉम द अदर पीपल और इंस्टीट्यूशन टू फंड इट्स ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट। धंधा चलाने के लिए लोन लिया, जरूरत पड़ती रहती है। एग्जाम्पल में क्या है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, लोन फ्रॉम अदर कंपनीज। बोरोइंग्स क्या है? जो भी उधार पैसा लोन लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये बोरोइंग्स दो टाइप में हो सकती है, शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समझना। शॉर्ट टर्म मतलब जो विद इन 1 ईयर हमने उधार लोन लिया बैंक से, बट हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, 6 महीने बाद हम रीपे कर देंगे। हमें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया, 6 महीने बाद दे देंगे, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जो पैसा हम 1 साल के बाद लौटा देंगे, वो हो गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब हो सकता है हम बड़ा लोन लें, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए ले रहे हैं कि हमें एक नया प्लांट खोलना है, हमें नई मैगी मशीनरी खरीदनी है, तो हमने लोन लिया और लॉन्ग टर्म के लिए लिया, 2 साल 3 साल, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया, तो वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगी। यहाँ यही लिखा है, डेट दैट अ कंपनी इंटेंड्स टू रीपे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन 1 ईयर, मतलब जल्दी ही लौटाना है, 3 महीने 2 महीने 4 महीने। हमने कंपनी ने दूसरी कंपनी से लोन लिया 1 महीने के लिए कि यार 1 महीने बाद हमारा धंधा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, हम तुम्हें लौटा देंगे, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगी। बैंक से लोन लिया, कंपनी का एक्सपेंशन करना है, नई बिल्डिंग बनवानी है, तो हमने सोचा कि यार बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद हम रीपे कर देंगे, तो हमने 3 साल 4 साल का मतलब लॉन्ग टर्म लोन लिया, तो वो हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेट फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस एंड कंपनी डजंट इंटेंड टू रीपे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद रीपे करेंगे। अगला टर्म है हमारा इन्वेस्टमेंट, लास्ट टर्म है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपकी बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो आपने FD कराई होगी, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा, आपने शेयर्स खरीदे होंगे, तो आप क्या करें, इन्वेस्ट किया ना अपने अमाउंट को, अपना जो पैसा पड़ा था फालतू का, फालतू तो नहीं मतलब जो पैसा पड़ा था हमारे पास लिक्विड में, हमने उससे क्या करा लिया, अपनी पैसे को इनकम कमाने के लिए, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम, अदर इनकम कमाने के लिए हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारी इनकम आएगी। FD करा है तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बन के आएगा। ठीक है, इसी तरह से कंपनी लेवल पे अब बात करें, कंपनी भी तो करा सकती है इन्वेस्टमेंट। मान लो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, उसके बाद पैसे पड़े हैं, तो उसने कहा कि यार अभी तो बिजनेस एक्सपैंड करना नहीं है हमें, तो पैसे जो पड़े हैं उसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनी ने अपने नाम पे FD करा ली, कंपनी ने अपने नाम पे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा दिए, कंपनी ने दूसरी कंपनियों के शेयर्स में पैसे लगा दिए, तो वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों कर रही है? क्योंकि वो जो पैसा पड़ा था उससे कुछ तो इनकम आएगी। जब रखा होगा फालतू में पैसा तो उससे कुछ इनकम आएगी नहीं, फालतू में पैसा बस रखा जाएगा। बट अगर हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे तो पैसा तो हमारा आएगा ही, उसके साथ हमारे पास अदर इनकम भी आएगी, ब्याज आएगा या फिर कुछ और आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, मनी दैट कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अदर एसेट और सिक्योरिटीज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग रिटर्न्स ऑन दैट मनी इन फ्यूचर। क्या लिखा है, कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है दूसरी एसेट या सिक्योरिटीज़ में, किस एक्सपेक्टेशन से कि पैसा फालतू में पड़ा ही रहेगा तो उससे कुछ अर्निंग आ जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती है। कैसे? 1 साल का ध्यान रखना। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल के बाद ही हम उसको रिडीम कर लेंगे। ठीक है, मान लो हमने FD कराई 8 महीने की, तो 8 महीने बाद हमारा वो FD खत्म हो जाएगी, तो पैसे वापस आ जाएंगे, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। 1 साल के अंदर ही हम उसे बेच देंगे या फिर उससे पैसा आ जाएगा। मान लो हमने शेयर में, कंपनी ने शेयर में पैसे लगाए
किसी कंपनी के शेयर, टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए किसी कंपनी ने, ठीक है। अब क्या है, अगर वो 1 साल के अंदर सेल करना चाहती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रही है, मान लो अभी 600 रुपये चल रहा है, 800 रुपये होगा तो हम बेच देंगे, ठीक है। तो एक हो गए शॉर्ट टर्म हो गए। और मान लो कंपनी ने TCS के शेयर खरीदे लॉन्ग टर्म में रखने के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए कि हम बेचेंगे नहीं उसे, 1 साल के बाद ही मतलब बेचेंगे नहीं उसे, ठीक है, विद इन शॉर्ट टर्म। तो वो क्या हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। FD कराई 5 साल की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा है। सेम वे शॉर्ट टर्म क्या है, कंपनी प्लान्स टू सेल विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म क्या है, कंपनी इंटेंड्स टू होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समझ में आ गया। 1 साल के अंदर जो भी चीज़ करेंगे वो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म। बोरोइंग्स में भी यही था कि 1 साल में अगर पैसा रीपे कर देंगे तो शॉर्ट टर्म हो गई, और 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट में भी यही, अगर 1 साल के पहले हमने FD रिडीम करा ली या बेच दिया शेयर को तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म, और 1 साल के बाद करेंगे लॉन्ग टर्म। तो ये थे हमारे आज के टर्म्स जो भी थे अकाउंटिंग के। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक काम करना, थोड़ा सा लाइक कर देना अपने यूट्यूब को, ताकि आपको, मुझे मोटिवेशन मिले यार, मुझे भी काम करने में मोटिवेशन चाहिए। तो आप लाइक कर देना। अब दोस्तों के साथ जिन्हें ये सब समझना है शेयर कर देना, और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसे ही करके बहुत सारे वीडियो लाऊंगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना। ये मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब क्या ही है, आपको अगर समझ में आए तो कर दो, नहीं है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टर्म्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।